डियर स्टूडेंट्स, जो नीट AIPMT की तैयारियां कर रहे हैं या 12th में रनिंग में हैं, जिनका एम नीट AIPMT या JEE मेंस है, उनके लिए ये मेरी वीडियो सीरीज है। इस वीडियो सीरीज के मैं 33 नंबर तक के क्वेश्चन 3 वीडियोस में बना चुका हूँ। अब 33 के बाद 34 नंबर का क्वेश्चन इस मेरे वीडियो नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। 34 नंबर का जो मेरा क्वेश्चन है वो AIPMT में 2006 में आया था। हर क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब पूछा ये गया है सर्किट के अंतर्गत, जैसे 4 रेजिस्टेंस लगे, 4 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 1 ओम और एक बैटरी लगी। बैटरी कितने वोल्ट की है वो भी नहीं दिया गया। हमको केवल इतना कहा गया कि यदि A और B को हम कनेक्ट करें, अगर हम A और B को कनेक्ट करें तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा, ऊपर से नीचे A से B या B से A, ये पूछा गया। अब बहुत कॉमन सेंस की बात है कि हम यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस मान ले, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मानेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर बराबर वैल्यू के, तो यहाँ 50% बचना चाहिए। अब ये वैल्यू 1 ओम का है और ये 3 ओम का है, तो यहाँ जो बचेगा 75%। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। ये 16 वोल्ट की बैटरी मानी मैंने, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्मिनल को नाम दे दिया C और D। C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 16 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? 16 वोल्ट। 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं ये भी समझाता हूँ कि ये पॉइंट पे 16 है और इस पॉइंट पे 0 है। माइनस वाले को 0 कंसिडर कर लेते, प्लस वाले को हमने 16 कर लिया, इसको कहते हैं 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना। अब इस आर्म में करंट कितना फ्लो होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो डेफिनेटली दोनों को पोटेंशियल इक्वल मिल रहा है। अभी मैं इसको यहाँ कनेक्ट नहीं मार रहा हूँ, समझ जाओ, है ना। अब इस तरफ करंट कितना फ्लो होगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली आर्म में I1 इक्वल टू 16/8, क्यों टोटल रेजिस्टेंस कितना है 8, तो कितना आया 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ तो यहाँ कितना पोटेंशियल खर्च हो जाएगा, 2 × 4 मतलब 8 वोल्ट यहाँ खर्च हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा मिलेगा भाई, 16 यहाँ था, 16 में से 8 खर्च हो गया, तो यहाँ कितना बचा 8। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 8 और 0 का बचा, मतलब पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना 8। चलिए अब हम पॉइंट B की बात करते, निकालते हैं। इस आर्म की बात करो, इसमें कितना करंट गया आपका I2। I2 कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है आपका 16 वोल्ट का। अब इसमें करंट कितना फ्लो होगा निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, 1 ओम और 3 ओम, कितना हो गया आपका 4 ओम, तो कितना करंट हुआ 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हुआ तो यहाँ पोटेंशियल कितना खर्च होगा 4 × 1, क्योंकि वैल्यू कितनी रेजिस्टेंस की 1, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट है 4, रेजिस्टेंस है 1, तो 4 वोल्ट यहाँ खर्च हो गया। अब 4 वोल्ट खर्च हो चुका 16 में से, तो बचा कितना 12, तो पॉइंट B पे पोटेंशियल कितना होगा 12। आप यहाँ पे भी देख लो ना, ये 0 है, आप करंट को निकालो 4 × 3, 12 यहाँ खर्च हो जाएगा, 4 यहाँ खर्च हो जाएगा, 12 यहाँ खर्च हो जाएगा, हम 0 पहुँच जाएंगे। अब देखिए पॉइंट B पे पोटेंशियल कितना है 12, पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना है 8। अगर मैं इन दो पॉइंटों को कनेक्ट करूंगा तो हायर पोटेंशियल पे कौन है B, लोअर पोटेंशियल पे कौन है A, तो करंट किधर से फ्लो होगा B से A की ओर फ्लो होगा। इज इट क्लियर? सो नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से करेंगे। इसमें हमारा आंसर क्या है, करंट कहाँ फ्लो होगा B to A। ओके, मेरा क्वेश्चन नंबर 35 AIPMT 2005 का एक क्वेश्चन साइड में डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें कहा गया कि एक R ओम का एक वायर है, एक वायर है, कितने ओम का है उसका रेजिस्टेंस R ओम का। इसको किस शेप में बेंड करा, सर्कल के शेप में। मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोस में ये। अब बोला गया कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, तो ये इसके डायमेट्रिकली दो अपोजिट पॉइंट पकड़ लिए अपन ने, एक पॉइंट A ले लिया, एक पॉइंट B। अब बोलते हैं कि इसके बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। मैं इसको समझा चुका हूँ, फिर एक बार समझाऊंगा। अगर टोटल रेजिस्टेंस R था तो ऊपर वाले हिस्से का कितना हो गया R/2, नीचे वाले का कितना हो गया R/2। आप चाहो तो उसको ऐसा समझ लो कि एक रेजिस्टेंस ऊपर लगा है R/2 का, एक रेजिस्टेंस नीचे लगा है R/2 का। अब जब दो रेजिस्टेंस बराबर बराबर वैल्यू के पैरेलल में लगते हैं तो नेट रेजिस्टेंस अब कितना आता है R नेट कितना आता है, वो हो जाता हाफ, जो भी है उसका हाफ। तो ये कितना R/2, तो R/2 का कितना हो जाएगा हाफ, तो कितना आ जाएगा R/4। तो मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है, आखिरी फाइनल स्टेप्स एक लास्ट रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई वायर R ओम का है और सर्कुलर शेप ले लिया है तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स में रेजिस्टेंस कितना होगा
4। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 36 AIPMT 2005 का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा है कि इस सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। क्या पूछा गया, वोल्ट मीटर क्या रीडिंग बताएगा। देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ क्या क्या दिया गया। ये एक 18 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। यह एक बैटरी 12 वोल्ट की है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे को अपोज कर रही है क्योंकि ये प्लस से प्लस जुड़ा है। अगर क्या होता है बैटरी में माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो बैटरी का ईएमएफ जुड़ता है। अब ये दोनों अपोजिट फेस में है तो नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट ईएमएफ कितना आएगा आपका 18 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना होगा 3 ओम। करंट कितना आएगा, नेट करंट कितना होगा आपका, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3, तो कितना आया 2 एम्पियर। अब करंट 2 एम्पियर किधर फ्लो होगा, आपको ये क्लियर कर दूं। करंट इससे निकलेगा, इसमें जाएगा, इधर जाएगा। अब प्लस की तरफ जा रहा है। आप ध्यान दें, कई बार हम कहते हैं करंट प्लस से निकलता ही है, ऐसा नहीं है बेटा। ये प्लस है, ये माइनस है उसके लिए। क्यों, क्योंकि ये 18 और ये 12 उसके लिए ये क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, तो करंट इधर से इधर फ्लो होगा। आपको मैं फिर समझाना चाहूँगा, बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो ये चार्जिंग हो रही है, ये बड़ी बैटरी अपनी एनर्जी इसको दे रही है, तो मतलब इससे करंट निकल रहा है। ठीक है, अगर जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हुआ V, तो क्या लिखूंगा E माइनस आई आर। कितना होगा, E कितना है बताइए आप, इसका E कितना है 18, I कितना है आपका 2, इसका रेजिस्टेंस कितना है इंटरनल 2 इंटू 2 4, 18 में से 4 गए तो कितना है आपका 14 वोल्ट। चलिए अब मैं इसके अक्रॉस निकालता हूँ, है ना, ये भी ऊपर वाले के अक्रॉस था, नीचे वाले के अक्रॉस। V इक्वल टू, अब E प्लस आई आर लिखूंगा। आप बोलोगे कि प्लस क्यों लिखा सर, अब भैया करंट इसके अंदर आ रहा है, ये दे रहा था, समझ रहे हो। तो अपन देते वक्त क्या लिखते थे, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। जब उसके अंदर इंटर लेगा तो करंट की डायरेक्शन बदल गई, वो सप्लायर नहीं रिसीवर है। तो अब क्या हो जाएगा, E कितना है उसका 12 प्लस I कितना है उसका, I तो करंट दोनों में एक जैसा ही आएगा, कितना आएगा 2 एम्पियर, और उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 बराबर कितना आया 14 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 14 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 14, तो वही 14 ही बताएगा। इज इट क्लियर। तो वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी होगी 14 वोल्ट। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 37 AIPMT 2004 में आया हुआ है। इसमें क्या कहा गया कि एक 3 मीटर लंबा वायर है। कितने मीटर लंबा वायर है, 3 मीटर लंबा वायर है जो पोटेंशियोमीटर में यूज होता है। उसको 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया और उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। कई बार क्वेश्चनों में कुछ डाटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ये 100 ओम का कोई उपयोगी नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, कोई बात नहीं। 3 मीटर। अब बोलते हैं किन्हीं भी दो 50 सेंटीमीटर वाले पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। भाई मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। अब ये दोनों 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 50 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, 50 सेंटीमीटर मतलब होता है हाफ मीटर। तो बोले इतनी दूर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। आप कॉमन सेंस है कि 3 मीटर पर पोटेंशियल कितना खर्च हो रहा है आपका 6 वोल्ट, तो 1 मीटर पे कितना खर्च हो रहा है 2 वोल्ट। अरे भैया 6 वोल्ट ऑन कितना हो रहा है 3 मीटर, तो कितना आ गया आपका 2 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अपने को कितने पे निकालना है, हाफ मीटर पर, तो इसको काटो, इससे कितना आ जाएगा 1 वोल्ट पर मीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है या पोटेंशियल डिफरेंस पर मीटर कितना होगा 50 सेंटीमीटर पर। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं। ये कितना है आपका हाफ मीटर, तो पर मीटर नहीं आएगा, यूनिट सॉरी। तो कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा हाफ मीटर पर, इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी 1 वोल्ट। आपको समझाता हूँ, ये 3 वोल्ट है, ये 0 है। आधा मीटर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 था, ये 6 वोल्ट, सॉरी ये कितने वोल्ट था 6 वोल्ट, और ये 0। फिर कितना हो जाएगा ये 5 वोल्ट और ये 0। फिर आधा मीटर और खस के आप, तो ये हो जाएगा आपका 4 वोल्ट और 0। फिर हाफ मीटर और खस के तो कितना हो जाएगा आपका
3 वोल्ट और 0, फिर हाफ मीटर और खस के तो 2 वोल्ट और 0, फिर हाफ मीटर खस के 1 वोल्ट और 0। हर एक हाफ मीटर पर कितना पोटेंशियल होता जाएगा, 1 वोल्ट कम होते जाएगा। कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और जितने सेंटीमीटर या जितने मीटर का कह रहे हैं उसके बीच में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ क्या आंसर होगा, 1 वोल्ट। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 38 भी AIPMT 2004 का है और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें इन दो टर्मिनल्स ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस पूछा है। आपको करना है क्या, इस ए को पूरे वायर को यूं उठाकर इधर ले जाना है। जब आप इसको इस तरफ ले जाओगे तो आपको पता चलेगा ये ए उधर पहुंच गया, अब ये दो रेजिस्टेंसेस यहाँ आ गए, बीच का रेजिस्टेंस ये आ गया और उनसे जुड़े हुए ये दो रेजिस्टेंस, बी को इधर ले आया अपन है ना, तो ये दो रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएंगे। तो ये फिर व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई देने लगेगा आपको। है वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही, परंतु थोड़ा सा देखने पे अपने को समझ में नहीं आता इजी वे पे। अब क्या है, इन दो के रेशो के बराबर है, तो बीच का रेजिस्टेंस कोई मतलब का नहीं है, आपका होना उसका कोई मतलब नहीं है सर्किट में। आपको पता है ये बैलेंस कंडीशन है। अब बैलेंस कंडीशन, अब ध्यान से देखो, ऊपर दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये बीच वाला है ही नहीं आपके लिए, बीच वाला नहीं है, मतलब आर और आर कितने हो जाएंगे, 2R, नीचे भी कितना हो जाएगा 2R, तो ऊपर 2R है, नीचे 2R है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2R है, ये 2R। अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही मैंने बताया कि अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना ऐसी कंडीशन में, ऊपर भी जो है वही नीचे भी है पैरेलल में, तो हाफ हो जाता है, तो 2R और 2R है, तो 2R/2 कितना हो जाएगा आपका R। तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R ओम। इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी जा सकती है या पूछी गई होगी उस क्वेश्चन में, ये कहा गया है कि AFCEB इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो होगा। अगर बैटरी का पोटेंशियल यहाँ कुछ कनेक्ट कर दिया जाए, अपन 4 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट कुछ भी अपन कनेक्ट कर दे, कितना है, कितना करंट फ्लो होगा। तो इसके ऊपर वाली आर्म का रेजिस्टेंस कितना बताया मैंने आपको, R और R कितना हो गया था 2R। तो जितने वोल्ट की बैटरी लगाए डिवाइडेड बाय क्या कर देना, रेजिस्टेंस, क्योंकि जो भी वोल्टेज होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस इतना है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ऊपर का 2R, नीचे भी 2R है, तो ऊपर वाली आर्म में कितना जाएगा V/2R, नीचे वाली आर्म में कितना जाएगा V/2R करंट जाएगा। अब V कितना भी दिया हो, जो क्वेश्चन में दिया हो वो V पुट कर दीजिए, अगर R की वैल्यू कुछ दी गई हो तो R की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 भी AIPMT 2004 में आया हुआ है, डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है कि स्मॉल r वैल्यू के रेजिस्टेंसेस, कितने रेजिस्टेंस, n रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R ओम है। कितने हैं ओम है, कैपिटल R ओम। तो पहले तो हम बात कर लें कि एक स्मॉल r है, फिर दूसरा स्मॉल r है, फिर तीसरा स्मॉल r है, ऐसे करते कितने हैं ये, ऐसे करते हुए n टाइम्स है, कितने टाइम्स है n। तो नेट रेजिस्टेंस होता है, वो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे इस वक्त पैरेलल कॉम्बिनेशन की, नेट रेजिस्टेंस बराबर होगा आपका R/N, अभी सिखाया था फॉर्मूला, और यहाँ नेट रेजिस्टेंस को उन्होंने कैपिटल R बोला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल R इक्वल टू R/N, या मैं ये कह दूँ कि स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, N इंटू कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, फिर क्लियर करूँ, कैपिटल R क्या है, इसका नेट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उनका ये कहना है कि अगर ये सभी इसमें लग जाएं, सीरीज में लग जाएं, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होता है, स्मॉल r प्लस स्मॉल r, मतलब NR और स्मॉल r, क्योंकि हर एक की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r, तो क्या लिखेंगे NR, परंतु स्मॉल r की वैल्यू कितनी है आपने निकाल रखी कैपिटल R की टर्मिनोलॉजी में, तो यहाँ रखना N इंटू NR, तो आपका आंसर हो जाएगा N²R, कितना हो जाएगा N²R, और N²R आपका ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 40 वो भी AIPMT 2004 में आया है, डिस्प्ले हुआ है उधर। क्या कहा जा रहा है कि अगर एक वायर है उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए, उसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेंथ भी डबल कर दी गई, रेडियस भी डबल कर दी गई, तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, R इक्वल टू ρL/A। अब यहाँ पे देखें, इसको एरिया को मैं क्या करूँगा, रेडियस की टर्मिनोलॉजी में लिखूंगा, ρL अपॉन क्या लिखेंगे, πr²। अब नया रेजिस्टेंस, ये तो हमारा ओल्ड रेजिस्टेंस था, R डैश हमारा कोई न्यू रेजिस्टेंस है,
तो वो क्या कह रहे हैं कि मटेरियल तो वही है, लेंथ दुगनी कर दी तो हम 2L लिखेंगे, और रेडियस को भी दुगना कर दिया तो पाई, और यहाँ क्या लिखेंगे 2R का होल स्क्वायर। आप देखेंगे तो ये 2 आगे आ गया, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और रो एल अपॉन कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, ये बचेगा। तो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या हमारा पुराना रेजिस्टेंस, तो इसको काटा 1/2 इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में वो AIPMT 2004 का क्वेश्चन है। एक बैटरी जो चार्ज हो रही है ड्यूरिंग चार्जिंग वो 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहती है, उसको 8 आवर्स लगते हैं चार्जिंग में, और चार्जिंग के दौरान वो करंट कितना लेती है 10 एम्पियर लेती है। जब वो डिस्चार्ज होती है, धीरे धीरे यूज़ होती है, इसको डिस्चार्जिंग कहते हैं। तो डिस्चार्जिंग के वक्त तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड करती है 14 वोल्ट, थोड़ा सा कम ही प्रोवाइड करेगी क्योंकि सोर्स से ज़्यादा लेती है, सप्लाई करते हो तो थोड़ा सा पोटेंशियल कम हो जाता है। जो टाइम है आपका वो कितने घंटे चल रही है, 15 आवर्स तक उस बैटरी ने सपोर्ट किया, और करंट उसने कितना दिया 5 एम्पियर। आप ध्यान से समझिए, मोबाइल की चार्जिंग करते हो तो एक आधे घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, पर दिन भर चलता है, तो डिस्चार्जिंग का टाइम क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। चलिए, तो नाउ उन्होंने अपने से पूछा है कि इफ़िशियंसी निकालिए। क्या निकाली है, इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी किसको कहते हैं, पावर की इफ़िशियंसी निकालना है तो आउटपुट पावर P आउट अपॉन कितना आएगा P इन, पावर इफ़िशियंसी। अपने से किस चीज़ की इफ़िशियंसी पूछी है वो भी हम देख ले थोड़ा सा। द मीन टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग इज 14 वोल्ट, द वाट आवर इफिशियंसी ऑफ द बैटरी इज, वाट आवर इफिशियंसी पूछी है। वाट आवर इफिशियंसी मतलब वो एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी कितनी उसने दी और ली, तो एनर्जी आउट अपॉन एनर्जी इन, वो भी वाट आवर में ना, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT, क्या होता है VIT, तो ये आउटपुट है, तो V कितना है 14, I कितना है 5, और T कितना है आपका 15। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, एनर्जी बराबर होता है VIT, वही I स्क्वायर RT से ही बना है ना। नाउ V इन कितना है 15, 8 इंटू 10, थोड़ा सा जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके देख लीजिए, ये 15 से ये 15 कैंसिल हो रहा है, आई थिंक ये 5 से ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको क्या दिया कैंसिल, तो ये कितना हो गया 7, तो ये 7 बाई क्या आ गया 8, ओके। और अगर परसेंटेज में लिखा हुआ आंसर तो इंटू क्या कर दो आप 100, इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज इफिशियंसी पता चल जाएगी। तो 700 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको 8, तो आपको इफिशियंसी विल बी ऑब्टेन इन द केस ऑफ परसेंटेज। अभी देख लें हम लोग कि आंसर कितना होना चाहिए, कई बार पूरा डिवाइड नहीं करना पड़ता है। आप यहाँ पर देखिए क्या आंसर आना चाहिए, किसकी रेंज में आना चाहिए, 8 इंटू 8 कितना होता है 64, तो मैंने 8 टाइम्स तो जा रहा है, मतलब 80 से ऊपर की ओर होगा ये 64, यहाँ क्या बच रहा आपका 6 और ये 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी, टेबल ले लीजिए आप इसकी, दैट विल बी 7 टाइम्स, कितने टाइम्स जाएगी आपकी 7 टाइम्स 6 टाइम के आसपास। तो आंसर राउंड अप आंसर देखिए कितना आ रहा है आपका आंसर 87.5, कितना आएगा आपका 87.5 इसका आंसर आ गया आपका। हो जाए ये 42 जो AIPMT 2003 में आया ये वही व्हीटस्टोन ब्रिज का है, उसमें भी यही कहा गया है कि हर एक रेजिस्टेंस R ओम का है, ओके। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में है, ये भी R है, ये भी R है, और गैल्वेनोमीटर में से भी फ्लो होने वाला ये जो रेजिस्टेंस है ये भी R है। तो बोलते हैं कि नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, बस सिंपल सी बात है यार भैया, अगर सभी R है तो बीच का रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं, ये ऊपर हो गया 2R, नीचे हो गया 2R, अब 2R और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए क्योंकि दो यहाँ में पैरेलल की, तो कितना आ जाएगा आपका नेट रेजिस्टेंस R। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 AIPMT 2002 का है। इसमें कहा गया है कि एक बैटरी है, उसका EMF 2.2 है, पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना निकाला था 5 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस। कई बार ये क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं, बोर्ड पे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है,
परंतु वो वहाँ ये कहा जाता है कि जब बैटरी से करंट लेना नहीं चालू किया, व्हेन द प्लग इज आउट, तो उस वक्त का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है। जब प्लग इज इन कर दिया जाता है, सर्किट इज क्लोज्ड कर दिया जाता है, उस वक्त का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और जो निकाला गया रेजिस्टेंस होता है या जो सर्किट में रेजिस्टेंस इफेक्टिव होता है वो कैपिटल आर होता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस, अब कोई बड़ी बात नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर ई बाई वी माइनस 1। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 5 और ई की वैल्यू कितनी है आपके पास 2.2, ये कितना है 1.8 माइनस 1, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 इंटू क्या निकाल रहे हैं अपन स्मॉल आर, 5 इंटू हो जाएगा, काट भी देता हूँ 2 से कट जाएगा तो 11/9, आई थिंक 11/9 ही आएगा माइनस 1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 9 एलसीएम आ जाएगा इधर, तो 11 माइनस 9 और आउटसाइड बाहर है तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, तो 10/9 ओम। अब पॉइंट में आंसर हो तो पॉइंट में देख लो, फ्रैक्शनल में हो तो फ्रैक्शन में देख लीजिए, आंसर आ जाएगा स्मॉल आर का। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 44 है वो उसमें पूछा हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रो, रजिस्टिविटी जिसको कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और रजिस्टिविटी भी बोलते हैं, वो टेम्परेचर पे वेरी करती है, तो टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ती है कंडक्टर की। इंक्रीजेस इन क्रॉस सेक्शन एरिया, नहीं एरिया से कोई रिपीट नहीं। डिक्रीजेस इन लेंथ, लेंथ से उसका कोई लेना देना नहीं। डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, उससे और कोई लेना देना नहीं है। तो सीधी सीधी बात है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अर्थात रजिस्टिविटी का लेना देना टेम्परेचर से है। टेम्परेचर के बदलने पे बदलती है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे इंक्रीज हो जाती है, किसकी? कंडक्टर्स की। और ये पूरा चैप्टर भी कंडक्टर्स का ही चल रहा था, इसलिए कंडक्टर के बारे में पूछा हुआ। अगर वो सेमी कंडक्टर का कहता तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर उसकी रजिस्टिविटी घटती है, याद हो आप लोगों को। तो इस प्रकार मेरे ये 44 क्वेश्चन तक आ चुका हूँ। तो इसमें भी मैंने इस सीरीज में भी 10 से 12 क्वेश्चन आपको करवाए AIPMT का। ये मेरा चौथा वीडियो था जिसके माध्यम से मैं अब तक 44 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इजी क्वेश्चंस हैं, पिछले बहुत पुराने सालों के क्वेश्चंस से इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप खुद भी उनको छुड़ाइएगा, है ना। मैं मेरे डिस्क्रिप्शंस में उन क्वेश्चनों को नीचे प्लेस कर दूंगा, उसकी PDF जो क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं करवाए हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना। मैं इसके बाद दूसरा चैप्टर लूँगा आप लोगों के लिए, और वो चैप्टर होगा 11th क्लास से। ये एक 12th क्लास का करूँगा, एक 11th क्लास का करवाऊँगा। तो अब मैं अगला जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मोशन इन 2 and 3 डायमेंशनल, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और इसके क्वेश्चंस करते थे। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेट।